साल था 2018। पूरी दुनिया की नजर एक हाई प्रोफाइल शादी के ऊपर थी और देश का सबसे अमीर परिवार एक जाने माने बिजनेस ग्रुप के साथ रिश्ते में बंधने वाला था। वो ग्रुप था पीरामल ग्रुप। आज से लगभग 100 साल पहले जब राजस्थान का एक शख्स जेब में 50 रुपए रखकर मुंबई आया तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो $10 बिलियन के एक विशाल बिजनेस एम्पायर की नींव रखने वाला है। लेकिन कॉटन की ट्रेडिंग से शुरुआत करके आज वो क्या बिजनेस करते हैं आपको पता है? आईपिल, सेरिडॉन, लैक्टोकैलामाइन, टेटमोसॉल, ये सब पीरामल के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन मुंबई, थाने और कुर्ला में बने ये शानदार बिल्डिंग्स भी तो पीरामल ने ही बनाए हैं। और अगर इन बिल्डिंग्स में आप भी अपना घर बसाना चाहते हैं तो पैसे की टेंशन भी पीरामल ग्रुप का एनबीएफसी डिवीजन संभाल लेगा। पीरामल के विजन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और उनके डिसीजंस की टाइमिंग ने हमेशा मार्केट को शॉक किया है। जिस वोडाफोन के शेयर्स ने लाखों को बर्बाद किया, उसी के लगभग 50% रिटर्न ने पीरामल ग्रुप को मालामाल कर दिया था। और अपने ड्रग फॉर्मुलेशन के यूनिट को साल 2012 में पीरामल ने उस समय सेल किया जब वो अपने सक्सेस के पीक पर था। लेकिन एबॉट से उसकी कीमत वसूले कंपनी के वैल्यूएशन से 9 टाइम्स ज्यादा। इस ग्रुप की कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, लेकिन ज्यादातर लोग उनके बिजनेस एम्पायर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम पीरामल ग्रुप की शुरुआत से लेकर फार्मा, रियल एस्टेट और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आजादी से पहले साल 1920 में, जब राजस्थान के बगड़ से सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया जेब में सिर्फ 50 रुपए रखकर मुंबई में कदम रखते हैं। क्योंकि मुंबई शहर एक इंडस्ट्रियल हब में तब्दील हो रहा था और ज्यादातर मारवाड़ी ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए मुंबई माइग्रेट करने लगे थे। न जेब में पैसे थे और न ही मुंबई में किसी से जान पहचान, लेकिन एक मारवाड़ी दिमाग और धंधे की अच्छी समझ ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। वे लोकल मारवाड़ी कम्युनिटी से दोस्ती करने लगे और बहुत ही छोटे लेवल पर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किए। वो हर ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया करते थे, जिससे उनकी पूंजी में इजाफा होता चला गया और कुछ ही सालों में वो मुंबई के एक जाने माने ट्रेडर बन गए। लेकिन जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कॉटन और टेक्सटाइल मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ फ्रीडम मूवमेंट से भी उनके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। लेकिन बावजूद उसके सेठ पीरामल डटे रहे और कॉटन के अलावा सिल्क, सिल्वर और अफीम की ट्रेडिंग में भी हाथ आजमाने लगे। बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा और बताया जाता है कि साल 1928 के आसपास सेठ पीरामल ने बगड़ में एक आलीशान हवेली बनवाया था, जो आज भी एक होटल के रूप में मौजूद है। 1935 आते आते पीरामल सेठ कुछ बड़ा करने की सोचने लगे और उसी समय उनकी नजर पड़ी मोरारजी गोकुलदास मिल्स पर, जो इंडिया की कुछ शुरुआती लिस्टेड कॉटन मिल्स में से एक थी, लेकिन लेबर स्ट्राइक और कंपटीशन की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही थी। पीरामल साहब ने उस मिल को खरीद लिया और सही मायने में यहीं से पीरामल ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई और अगले कई दशक तक वो टेक्सटाइल के कारोबार में ही आगे बढ़ते रहे। फिर साल आया 1958, जब सेठ पीरामल की डेथ के बाद उनके बेटे गोपी किशन मखारिया ने अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन टेक्सटाइल के इस बिजनेस में उनके सामने चैलेंजेस कम नहीं थे, क्योंकि मोरारजी मिल्स का कंपटीशन किसी छोटे मोटे प्लेयर से नहीं, बल्कि जमशेदजी टाटा के स्वदेशी मिल, बिरला जूट मिल और वाडिया ग्रुप के बॉम्बे डाइंग जैसे बड़े दिग्गजों के साथ था। और उन्हीं से निपटने के लिए गोपी किशन जी 1 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न स्पिनिंग मिल की शुरुआत किए। साथ ही मोरारजी मिल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें भी हेविली इन्वेस्ट किया गया और एक नए कॉटन मिल को भी एक्वायर किया गया ताकि मार्केट के डिमांड को पूरा किया जा सके। इस तरह अगर देखा जाए तो 70s के दशक तक पीरामल ग्रुप का पूरा बिजनेस टेक्सटाइल तक ही सीमित था और साल 1970 में ही गोपी किशन मखारिया ने अपने पिता सेठ पीरामल चतुर्भुज मखारिया के रिस्पेक्ट में अपना नाम गोपी किशन पीरामल रख लिया, जिसके बाद से ही उनके परिवार का सरनेम पीरामल हो गया। गोपी किशन जी के 3 बेटे थे, अशोक पीरामल, दिलीप पीरामल और अजय पीरामल, जो धीरे धीरे अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ते चैलेंजेस को देखकर सबको ये एहसास हो गया था कि सिर्फ टेक्सटाइल के भरोसे आगे बढ़ पाना अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आए दिन लेबर स्ट्राइक और टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गई थी। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना जरूरी है और इसी प्लान के तहत साल 1971 में दिलीप पीरामल ने वीआईपी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और साल 1978 में बड़े भाई अशोक पीरामल ने मिरांडा टूल्स को एक्वायर कर लिया, जो एक हाई स्पीड स्टील टूल्स बनाने की कंपनी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में केमिकल्स का खूब इस्तेमाल होता है, इसलिए गोपी किशन जी को भी केमिकल्स का कुछ आइडिया था और उसी से उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न केमिकल्स एंड फार्मा सेक्टर में कुछ ट्राई किया जाए।
वो काम पर लग गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 1979 में अपने इस ड्रीम को अधूरा छोड़कर वो चले गए। और दोस्तों, सही मायने में पीरामल की कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि तीनों बेटे पूरी तरह से आजाद थे अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए। और उसका असर कुछ ही दिनों में सामने आया, जब दिलीप पीरामल ने अपने वीआईपी इंडस्ट्रीज के साथ खुद को फैमिली बिजनेस से अलग कर लिया, क्योंकि उन्हें टेक्सटाइल में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। काम का पूरा बोझ बड़े भाई अशोक के कंधों पर आ गया। हालांकि उनके छोटे भाई अजय उन्हें टेक्सटाइल बिजनेस में सपोर्ट करने लगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें अजय पीरामल के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि वही इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। 3 अगस्त 1955 को पैदा हुए अजय पीरामल की उम्र इस फैमिली डिवीजन के वक्त सिर्फ 24 इयर्स थी, और 2 साल पहले ही वो जमुनालाल बजाज से अपना MBA कंप्लीट करके वापस आए थे। पिता की मौत और भाई से अलग होने का दुख जैसे ही थोड़ा कम होना शुरू हुआ, एक और घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उनके बड़े भाई अशोक पीरामल की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई, और अब मोरारजी मिल्स, मिरांडा टूल्स और भाई के 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अजय पीरामल के कंधों पर आ गई। वो दिन रात काम करते रहे ताकि कंपनी को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन उस वक्त एक लेबर लीडर दत्ता सामंत ने मुंबई के 50 से भी अधिक टेक्सटाइल मिल्स के लेबर को इकट्ठा करके स्ट्राइक कर दिया, जिससे मोरारजी मिल्स पर भी ताला लग गया। अब ना तो परिवार था और ना ही बिजनेस, सिर्फ एक चीज थी, हिम्मत। अजय ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेंगे और अपने पिता के फार्मा बिजनेस के अधूरे सपने को इतनी रफ्तार से पूरा करेंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। फिर साल आया 1984 और एक स्ट्रेटजी के तहत अजय पीरामल ने गुजरात ग्लास लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, जो फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए ग्लास पैकेजिंग मैन्युफैक्चर करता था। और इसके बाद साल 1988 में निकोलस लैब का एक्विजिशन किया, जिसे 1940 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इंडिया में शुरू किया था, और इस निकोलस लैब के साथ ही गुजरात ग्लास को मर्ज कर दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के पीथमपुर में साल 1991 में पहला और 1992 में दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा दिया गया। और दोस्तों, पीरामल ग्रुप ने जैसे हेल्थ केयर, फार्मा से लेकर रियल एस्टेट और फाइनेंस जैसे कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर अपना नाम बना लिया, उसी तरह हर किसी को अपना इनकम भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और आज के डिजिटल जमाने में ये और आसान हो गया है, क्योंकि आजकल तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का जमाना है, जहां आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्वाइनस्विच ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फीचर में आपको बस पैसे डालने हैं और एक्सपर्ट्स आपके लिए ट्रेड करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप सोते सोते प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट ट्रेडर्स के हिस्टोरिकल प्रॉफिट्स का डेटा मिलता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट ट्रेडर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही प्रॉफिट शेयरिंग का कमीशन परसेंटेज भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि क्वाइनस्विच दे रहा है 1% कैशबैक एंड 0 ट्रेडिंग फी ऑन एवरी परचेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज। तो फिर अभी जाकर ऐप डाउनलोड करिए। एक और बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि क्वाइनस्विच एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना ट्रस्ट दिखाया है। और क्वाइनस्विच पर सभी यूजर्स के रिडेम्पशंस को कवर करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। आप सब 31 मार्च 24 तक के लेटेस्ट फिगर्स को भी देख सकते हैं। ये दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ, यानी आपका इन्वेस्टमेंट्स एक ट्रस्टेड एंड सेफ प्लेटफॉर्म पर है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप क्वाइनस्विच ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। अब फार्मा इंडस्ट्री का बेस तो तैयार हो गया था, जरूरत थी इसे लार्ज स्केल पर लाने की, इसलिए सिलसिला शुरू हुआ एक्विजिशंस एंड कोलैबोरेशन का। बात अगर एक्विजिशन की करें तो साल 1995 में हैदराबाद की सुमित्रा फार्मा, 96 में बेरिंगर मैनहाइम की इंडियन यूनिट, 99 में श्रीलंका की सीलोन और फ्रेंच कंपनी रॉन पुलेंग, साल 2002 में ICI फार्मा, 2003 में सारा भाई पीरामल और ग्लोबल बल्क ड्रग्स, 2005 में अवेसिया फार्मा और अमेरिका की एक ग्लास ग्रुप, फिर साल 2008 में खंडेलवाल लैब, 2009 और 10 में US की RX एलीट इंक, मिनार्ड इंटरनेशनल, कनाडा की बायोसिंटेक और सिप्ला का एक पॉपुलर प्रोडक्ट आईपिल। ये लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद अजय पीरामल को लोग मर्जर किंग कहकर बुलाने लगे, लेकिन उसी बीच साल 2005 में अजय पीरामल के एम्पायर में उनके इकलौते बेटे आनंद पीरामल की एंट्री हो चुकी थी, जो अभी तक अपने नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप पीरामल ई स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे थे। वो पीरामल लाइफ साइंस लिमिटेड के डायरेक्टर बनाए गए, जो NPIL के अंडर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का एक डिवीजन था। फिर साल आया 2008, जब NPIL का नाम पीरामल हेल्थ केयर लिमिटेड कर दिया गया, और 2010 तक यह कंपनी क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ भारत की टॉप फार्मा कंपनीज में से एक बन गई।
अजय पीरामल ने अपने फार्मा बिजनेस को एक ऊंचाई पर तो ला दिया था, लेकिन उनके बेटे आनंद पीरामल में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कॉमर्स ग्रेजुएट थे और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई कर चुके थे। वो चाहते थे कि पीरामल के बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसमें जरूरत थी हैवी इन्वेस्टमेंट की, और उनके पिता के कुछ बोल्ड डिसीजंस ने उनकी राह को आसान बना दिया। दरअसल पीरामल का सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट उनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस था और साल 2010 में तो वो अपने पीक पर चल रहा था। लेकिन अजय पीरामल ने सबको हैरान करते हुए उसे एबॉट लैब को $3.8 बिलियन में सेल कर दिया। और जानते हैं दोस्तों, ये रकम कंपनी के वैल्यूएशन से 9 टाइम्स ज्यादा थी। इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए आनंद पीरामल रियल एस्टेट में एंटर हुए और पीरामल रियलिटी की शुरुआत किए। और आज पीरामल आरण्या, पीरामल महालक्ष्मी और पीरामल वैकुंठ जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने उन्हें मुंबई और आसपास के एरिया में एक रेप्यूटेड डेवलपर की तरह इस्टेब्लिश किया है। अजय पीरामल का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लेना। दरअसल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसों को उन्होंने इंडिया में तेजी से बढ़ रहे टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगाने का फैसला किया और $1.2 बिलियन में उन्होंने वोडाफोन इंडिया का 11% स्टेक परचेज कर लिया। सबको लगा कि अब पीरामल का ध्यान अपने कोर बिजनेस से डाइवर्ट हो रहा है और जल्दी वो इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन अजय कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। साल 2014 में वोडाफोन के वैल्यूएशन में तेज इजाफा हुआ और 50% प्रॉफिट के साथ वो अपना स्टेक $1.5 बिलियन में बेचकर एग्जिट हो गए। जिस वोडाफोन के शेयर ने आज सबको निराश किया है, उससे भी पीरामल साहब ने मोटा मुनाफा कमा लिया। एबॉट को अपना डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस सेल करने के बाद पीरामल हेल्थ केयर का नाम पीरामल एंटरप्राइजेस कर दिया गया और RBI से लाइसेंस लेकर इसे एक डाइवर्सिफाइड NBFC में तब्दील कर दिया गया। साल 2014 में पीरामल एंटरप्राइजेस ने श्रीराम कैपिटल में 20% और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में लगभग 10% स्टेक खरीदकर अपनी पोजीशन को और मजबूत कर लिया। आज 25 स्टेट्स में पीरामल एंटरप्राइजेस के 300 से भी अधिक ब्रांचेज हैं और कंपनी होम लोन, पर्सनल लोन के अलावा बिजनेस लोन्स भी प्रोवाइड करती है। साथ ही हेल्थ केयर और फार्मा बिजनेस से भी वो दूर नहीं हुए, बल्कि पीरामल एंटरप्राइजेस के अंडर ही अपना फोकस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन पर लगा दिए और इंडिया में भी अपने प्रेजेंस को बरकरार रखते हुए तमाम OTC प्रोडक्ट्स जैसे आईपिल, सेरिडॉन, लैक्टोकैलामाइन और पॉलिक्रॉल को सेल करते रहे और इस OTC डिवीजन को उनकी इकलौती बेटी नंदिनी पीरामल देखती हैं। फिर साल आया 2018 जब रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी पीरामल परिवार की बहू बनी। दरअसल मुकेश अंबानी और अजय पीरामल के रिश्ते पहले से ही काफी अच्छे थे और जब आनंद ने ईशा के सामने शादी का प्रपोजल रखा तो फिर दोनों फैमिलीज को एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। साल 2020 में कंपनी ने पीरामल फार्मा के नाम से अपने फार्मा बिजनेस को पीरामल एंटरप्राइजेस से डीमर्ज कर दिया ताकि इस सेक्टर पर फिर से ध्यान दिया जा सके। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अजय पीरामल की वाइफ स्वाति पीरामल को जाने बिना ये कहानी अधूरी है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना पीरामल का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना पॉसिबल ही नहीं था। दरअसल स्वाति पीरामल एक MBBS डॉक्टर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अजय पीरामल के मुश्किल दिनों में फार्मा बिजनेस को खड़ा करने में स्वाति ने उनकी काफी मदद की थी। उन्होंने पीरामल फाउंडेशन के जरिए हेल्थ केयर और एजुकेशन के फील्ड में इतना सोशल वर्क किया है कि साल 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पीरामल ग्रुप के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।